कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। आप सभी का स्वागत करते हैं कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। और देखो किसान भाई रोड मनकर संगी रोड मनकर दोस्त जत्रु भाई हमार संगे हमार भौजी हैं रूंकी। जी हाँ, और हम लेकर आते हैं बहुत सारी जानकारी और उन जानकारियों को आप पाकर बहुत ही फायदा उठाते हैं। एकदम तो भौजी हमरे देरी नहीं करके हमारे मन फटाफट देखते कृषि समाचार। जी हाँ, नमस्कार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान उठा सकते हैं अखिल भारतीय सूखी खेती अनुसंधान परियोजना से लाभ। मिट्टी जांच के लिए वैज्ञानिक तरीके से नमूने इकट्ठा करें। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण अनमोल। अरब समाचार विस्तार से। झारखंड में ज्यादातर वर्षा जून से सितंबर तक होती है, इसलिए राज्य के किसान सिंचाई के अभाव में अक्सर खरीफ में ही फसल लेते हैं और रबी में कम खेती करते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित अखिल भारतीय सूखी खेती अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत ऐसी तकनीकों का विकास किया गया है जिससे मिट्टी, जल एवं फसलों का उचित प्रबंधन कर असिंचित अवस्था में भी ऊंची जमीन में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई, मिट्टी की जांच करवाने के लिए जो नमूना इकट्ठा किया जाता है उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मृदा के ऊपर घास फूस साफ करें। उसके बाद भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर हल की गहराई तक मृदा ट्यूब या बर्मा द्वारा मृदा की एक साथ टुकड़ी लें। यदि आपको फावड़े या खुरपे का प्रयोग करना हो तो अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की एक साथ टुकड़ी काटें। एक खेत में 10-12 अलग अलग स्थानों से मृदा की टुकड़ियां लें और उन सबको एक साफ कपड़े में इकट्ठा कर लें। झारखंड की ज्यादातर जमीन ढलुआ है, इसलिए पानी एक जगह पर रुक नहीं पाता है। बेहतर सिंचाई के लिए किसान भाई खेत के छोटे छोटे प्लॉट बनाकर खेती करें। साथ ही स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी है। झारखंड पठारी प्रदेश है। यहाँ के ज़्यादातर इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत है, इसलिए पानी तेजी से बहकर नीचे की ओर चला जाता है। ऊपरी जमीन में पानी कम ठहरता है। ऐसी स्थिति से निपटने और बेहतर सिंचाई करने के संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। सिंचाई के लिए आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है एक ढलान टाइप का ज़मीन होता है। इसके लिए आप जो है छोटा छोटा प्लॉट को बना दें। अगर हो सके तो मेर पर सोइंग करें, जिससे कि आपका जो जमने का मतलब कि प्रतिशत है वो ज़्यादा हो। और उसके बाद में जो है ये तो है कि आप छोटा छोटा प्लॉट बना के सिंचाई करें। अगर हो सके स्प्रिंकलर विधि का अगर आप अपनाएं तो बहुत अच्छा है। शुरू में तो खर्च होगी, लेकिन उससे जो है आपके सभी पौधों को मतलब ज़मीन के थ्रू नहीं होकर एक ज़मीन में बराबर सिंचाई के रूप में, जैसे कहते हैं कि वर्षा के रूप में मिलता है, इससे आप सिंचाई करें तो आपको पैदावार अच्छा मिलेगा। राज्य के किसान अगर पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में टमाटर की संरक्षित खेती करके ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वर्ण अनमोल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सालों भर इस प्रभेद के टमाटर उगाए जा सकते हैं। टमाटर की उन्नत किस्म स्वर्ण अनमोल संरक्षित के लिए उपयुक्त है। इसके फल गोल होते हैं जो 5 से 6 गुच्छों में फलते हैं। फलों का औसत वजन 60 से 70 ग्राम होता है। स्वर्ण अनमोल जीवाणु मुरझा रोग की प्रतिरोधी किस्म है और इसकी खेती सालों भर की जा सकती है। उत्पादन क्षमता 160 से 170 टन प्रति हेक्टेयर है। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। चलिए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जो हर वक्त अपनी खेती की तरक्की के लिए प्रयासरत रहते हैं। यही प्रयास इन्हें बेहतर उपज दिलाने में इनकी मदद करता है। सफलता दुनिया के किसी भी काम में किए गए लगातार प्रयास का ही परिणाम है। खेतीबाड़ी में भी ऐसी ही कामयाबी की जाती है। आज जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं वे हमेशा अपनी खेती की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और इसका हर संभव प्रयास करते हैं।
जो उन्हें बेहतर उपज दिला सके। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है, बाज़ार हम ले जा रहे हैं। अभी 10 रुपये केजी के में हम इसको बेच रहे हैं थोक में और अब तक 3 कुंटल। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1950 रुपये, चना 3200 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 7100 रुपये से 7750 रुपये, दाल मसूर 6950 रुपये से 7450 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4500 रुपये, सरसों तेल 8750 रुपये से 9900 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। मौसम का मिजाज जाना आपने, साथ ही मंडी का भाव भी जाना। एकदम। और देखो किसान भाई, हमारे मन बढ़िया जानकारी जरूर से जरूर करब, लेकिन ये छोटा सा विराम कर बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखो किसान भाई, जैसे कि हम बताते रहे कि बढ़िया जानकारी मन कर है कार्यक्रम में, तो हमारे मन और कर थी मशरूम कर खेती से। जी हाँ, मशरूम के तो बहुत सारे मतलब वैरायटी होती है। हाँ, और उसी में से एक है ओएस्टर। जी हाँ, एकदम सही कहली भौजी। तो ओएस्टर मशरूम कर जे वैज्ञानिक पद्धति से हमारे मन खेती कैसे करब से कर बारे में जानकारी हमारे मन के देवे डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। किसान भाइयों, आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं ओएस्टर मशरूम की खेती के विषय में। सबसे पहले ये बताइए कि झारखंड के परिवेश में जो है ओएस्टर मशरूम की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं, इसकी क्या संभावनाएं हैं झारखंड के परिवेश में, इसके बारे में आप बताइए। झारखंड के परिवेश में ओएस्टर मशरूम की खेती की संभावना। देखिए, झारखंड के परिवेश में यदि हम कहें कि ओएस्टर मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जाती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसान बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी खेती कर सकता है। इसके लिए जो होता है क्या, देखिए ओएस्टर मशरूम की खेती हम बोलते हैं खेती, लेकिन इसके लिए खेत की ज़रूरत नहीं होती। ये घरों में उगाया जाने वाला एक तरह का मशरूम है, जो कि पुआल, धान का पुआल हो या गेहूं का भूसा हो या मड़ुआ का भूसा हो, इसके ऊपर उगाया जाता है। यानी एग्रीकल्चर सबस्ट्रेट, जो कि हम फसल जब उसके दाने निकाल लेते हैं
तो जो पुआल बचता है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, भूसे के ऊपर लगा सकते हैं, या सरसों का भूसा है या मड़ुआ का भूसा, कोई भूसा सबस्ट्रेट आप लेके इसके मशरूम को उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे झारखंड में संभावनाएं की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे हम धान की बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, तो हमारे पास पुआल असीमित है, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है, जिसका मूल्य भी आप देखेंगे कि 2 रुपये 3 रुपये आटी मिलता है। किसान भाई चाहे तो उसको ले ले और कुट्टी काटने वाले मशीन से उसको जो 1 से 1.5 इंच की साइज़ में कटवा ले और इसके ऊपर जो है मशरूम को उगाया जा सकता है। तो संभावनाएं पर्याप्त हैं और इसके उगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी हमारे पास पर्याप्त है। इसलिए जो है किसान भाई झारखंड में मशरूम के लिए, ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए जा सकते हैं। जी, आगे हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो झारखंड में जो ऑयस्टर मशरूम की जो खेती करेंगे किसान भाई, इसकी उन्नत किस्में क्या है, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, देखिए झारखंड में जो ऑयस्टर मशरूम उगाए जाते हैं मुख्य तौर पे आप देखेंगे कि जो है फ्लोरेटस सजर काजू और फ्लोरेटस फ्लोरिडा, ये 2 प्रजातियां जो है झारखंड में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में जो है किसानों के द्वारा उगाई जा रही हैं, जिसके आप देखेंगे उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं अपने रिसर्च सेंटर से। हम जो है जैसे जाड़े के दिनों में फ्लोरेटस फ्लोरिडा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अभी जैसे गर्मी आता है तो हम लोग सजर काजू को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो है उच्च तापमान पे भी अच्छी ग्रोथ आती है। तो आपको ये जो डिसाइड करना है किसान को कि कौन सा जो है वैरायटी को लेना है। साथ ही साथ अब जैसे आप जाड़े का समय है तो जाड़े के दिनों में आप देखेंगे, इस दौरान आप देखेंगे कि किसानों को जो है घरों में इसको उगाया जाता है, तो घरों में साफ़ सफाई आपको करनी है। और जब आप पुआल के मशरूम या पुआल के ऊपर मशरूम उगाने जा रहे हैं या गेहूं के भूसे के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि पुआल को अच्छे तरह से भिगाना होता है। भिगाने के लिए जो 2 दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है फार्मेलिन और दूसरा होता है बाविस्टीन। ये दोनों दवाएं जो है 100 लीटर पानी में 100 ml फार्मेलिन की ज़रूरत पड़ती है और बाविस्टीन 12 से 15 ग्राम की, और पानी में अच्छे से मिला लें। तो इसके बाद भूसे को उसमें भुगा दीजिए। भिगाने के बाद 24 आवर्स बाद उसको आप छान लीजिए, छान के किसी चादर के ऊपर फैला दीजिए, जिससे कि उसका जो सरफेस की नमी है वो उड़ जाए। और इसके बाद आप हाथ से पकड़िए, यदि हाथ में पानी नहीं लग रहा है इसका मतलब है आपका पुआल जो है मशरूम लगाने के लिए तैयार है। इसके लिए जो है एक जो PP बैग्स आते हैं, जो कि जिसका जो आकार साइज़ होता है 18 से 24 इंच का होता है, या 18 से 30 इंच का भी ले सकते हैं। इसमें 1 लेयर भूसा डालते हैं, 1 लेयर मशरूम का बीज। इस तरह से 5 से 6 लेयर में आपका पूरा पॉलीथीन बैग भर जाता है। इसका मुंह बंद करने से पहले इसमें चारों तरफ से छेद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एरेशन होगा, हवा चाहिए उसको, जो मशरूम के जो है जो बीज हम लोग देते हैं फंगल माइसीलियम का, उसको ग्रोथ के लिए थोड़ा सा हवा चाहिए। तो हवा के लिए जो है उस तरह से हम लोग छेद कर देते हैं। इसके बाद फिर उसको जो है छायादार जगहों पे रख देते हैं जहाँ पे अंधेरा हो। जैसे ही उसमें ग्रोथ आ जाती है, आप देखेंगे कि 15 से 18 दिन में उसमें पूरी ग्रोथ आ जाएगी और उसमें जो है पिन हेड बनना स्टार्ट हो जाता है। और 22 से 24 दिन में आप देखेंगे कि उसका फल जो स्पोरोकार्प होता है, या आप कहें कि मशरूम का जो छत्ता होता है, वो बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। और जब वो निकल जाए तो आप देख लीजिए कि उसका आकार जो किनारा है पोर्शन जो छत्ते का, वो फटना नहीं चाहिए। फटने से पहले उसको तोड़ना होता है। तोड़ते समय भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि उसको छत्ते को पकड़ के घुमा के तोड़ना है, ऐसा नहीं कि ऐसे खींच लेना है। खींचने से क्या होगा कि पूरा माइसीलियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे आपको मशरूम ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। तो ये सावधानी बरतें। और इसके लिए घरों में उगाया जाता है तो साफ़ सफाई का आपको ध्यान में रखना है। घर में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि आपका कच्चा मकान है तो कच्चे मकान में भी जो है आप चाहें तो जो है जो खिड़कियां होती हैं उस पर बोरे के जो है जूट के बोरे लगा के उसको हल्का सा भिगाते रहें। और ज़मीन पे आप जो है मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं, जिससे कि कमरे में जो है नमी बनी रहेगी और वो जो है मशरूम के लिए आइडियल होता है। जी सर, ये तो हो गई उन्नत किस्मों की बात। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ऑयस्टर मशरूम की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं, तो इसमें किसान भाइयों को आर्थिक रूप से क्या मुनाफा आएगा, क्या लाभ आएगा, और जो उन्होंने लागत लगाई है इसके ऊपर कितना उनको लाभ मिल सकता है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, यदि हमारा किसान भाई कोई भी खेती करता है तो उसके आय और व्यय के बारे में पूछता है कि हम यदि कितना रुपया लगा रहे हैं तो कितना मुझे लाभ मिलेगा। इसमें मशरूम में देखिए 1:3 के रेशियो में जो है बेनिफिट मिलता है।
यदि आप जो है 100 रुपये की लागत लगाते हैं मशरूम में तो आपको 300 रुपये का मुनाफा होता है, 3 गुना जी। इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है, एक बैग बनाने में लगभग 1 से 1.5 किलो भूसे का आवश्यकता पड़ती है। और यदि इसका जो है भूसा की बात करें, स्पान की बात करें, पीपी बैग्स की बात करें, दवाओं की बात करें, तो कुल मिला जुला के एक बैग के लगभग 20 से 30 रुपये का खर्च आता है। और जिससे जो मशरूम निकलता है आप देखेंगे लगभग जो है 600 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक निकलता है। यानी जो है मशरूम का जो रेट है 80 रुपये से 100 रुपये के रेट से है। तो 100 रुपये के रेट यदि हम मानते हैं, 100 रुपये की दर से हम बेचते हैं, तो हमारा एक बैग से 1 किलो के आसपास मशरूम निकल रहा है, तो 100 रुपये की लागत होगी। उसमें से जो है 30 रुपये आप निकाल लें तो लगभग जो है 60 से 70 रुपये का जो है आपको नेट मुनाफा होता है एक बैग से। ये डिपेंड करता है आपके जो है साफ़ सफाई के ऊपर, घर में नमी के ऊपर, क्योंकि नमी इसको चाहिए, नमी रहेगा तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है जी। सर, आप चलते चलते किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे ऑयस्टर मशरूम की खेती के विषय में? हाँ किसान भाई, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप मशरूम लगाएं, विशेष तौर पर ऑयस्टर मशरूम की तकनीकी आसान है। इसको जो है गरीब से गरीब तबका, जो कि जिसके पास 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये है, वो भी मशरूम की खेती करके आप जो है जितना आप लगाते हैं उसका 3 गुना प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के भीतर। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको ऑयस्टर मशरूम की खेती के विषय में बहुत अच्छी जानकारियां दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों का लाभ उठाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। किसान भाइयों, धन्यवाद। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। इस अंक में इतना ही। नमस्कार, जोहार। उम्मीद करते हैं कि जानकारी काफी अच्छी रही। एकदम वह तो के कहत रे भौजी कि बहुत बढ़िया जानकारी। देखो मशरूम कर खेती हमरा मन बहुत बढ़िया से करीला। बिल्कुल। और सबसे बड़ बात कहे नहीं कि करे के लिए कोनो खेत बाड़ी जाए के ना के। हाँ। हमरे मन घर कर अंदर में भी कर खेती कर सकीला और फायदा भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। और इसका डिमांड भी बाजार में बहुत ज्यादा है किसान भाई। और देखो दोसर जानकारी हमरे मन जरूर से जरूर कार्यक्रम में करवाब, लेकिन छोटा सा जी हाँ संदेश देख लेते हैं। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? है? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। भाई बहुत उपयोगी संदेश रहे है नहीं भौजी। और देखो हमरे मशरूम कर खेती कर बारे में जानकारी ले ली। अब दूसर जानकारी कर बारे में, और वो क्या है जानकारी? देखो हमरे मन खेती बाड़ी काम करीला, खेती बाड़ी में हमरे बहुत तरह का प्रयोग करते रहिला ना वैज्ञानिक पद्धति से। तो हमरे मन जैविक विधि से अगर खेती करत थी तो माटी कर जो उर्वरा शक्ति है से भी बनल रही, तो और खासकर फसल कर जो पोषक तत्व है उकर में भी वृद्धि होगी। यानी एक तरह से ये फायदेमंद काम है। एकदम माने चारों पखारी से एकदम फायदा है घर में। तो इकरे बारे में हमारे मन के जानकारी हमारे मन के विशेषज्ञ में बिल्कुल। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं CS सिंह। किसान भाइयों जोहार, आज हम आए हुए हैं बिरसा के प्रांगण में और जानेंगे कि जैविक विधि द्वारा फसलों में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। डॉक्टर साहब, अभी जैविक विधि द्वारा जो किसान खेती कर रहे हैं तो जैविक विधि का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर फसलों की पोषक तत्वों की बात करें तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो जैविक विधि द्वारा फसलों में हमारे किसान भाई डालते हैं? देखिए, पौधों को 16 पोषक तत्व हैं जिनका ज़रूरत पड़ता है, बल्कि 17 हो गए हैं, 17 पोषक तत्व जिनका ज़रूरत पड़ता है। और हम अगर जो किसान भाई रासायनिक विधि द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधा हवा से और ले लेता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश
ये 3 किसान अपने खेत में डालता है। इसके लिए नाइट्रोजन के लिए वो यूरिया का प्रयोग करता है, फास्फोरस के लिए वो डीएपी का प्रयोग करता है और पोटाश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करता है। इसी कारण से किसान भाई जो प्रयोग कर रहे हैं इसका यूरिया और डीएपी का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन और उसके अलावा जो बचे हुए 10 पोषक तत्व हैं वो किसान भाई नहीं अप्लाई कर रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं अपने खेतों में। अगर उनकी में से किसी की भी कमी होती है खेत में तो उत्पादन उसके कारण घटता है। भले ही आप कितनी भी मात्रा में यूरिया या डीएपी का प्रयोग कर लें, अगर उसमें सूक्ष्म तत्व भी जो हैं अगर उनकी भी कमी हो जा रही है खेत में, जैसे बोरान हो गया या मॉलिब्डेनम हो गया या कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनकी अगर किसी की भी कमी हो रही है तो उसके कारण उत्पादन में गिरावट आती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए और धीमे धीमे इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से भूमि में जो उसका उत्पादन क्षमता है वो गिरावट होने लगती है और किसान भाइयों को जितना उनको उपज प्राप्त करना है वो उपज नहीं वो प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो जैविक विधि में अगर उत्पादन कर रहे हैं, जैविक विधि में अगर वो सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट या केक जो भी अपने खेत में डाल रहे हैं तो उससे सारे सूक्ष्म तत्व, सारे जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को मिलेगा और धीमे धीमे आपकी मृदा उत्पादकता बढ़ेगी और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो जैविक विधि द्वारा जब हमारे किसान भाई झारखंड में खेती कर रहे हैं, यहाँ के परिवेश में अगर देखें तो कौन कौन से हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जरूरी है? किसान भाई अगर जैविक विधि द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन कर रहे हैं तो किसान भाइयों को खुद अपना सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़ी गोबर की खाद अगर उनके पास दुधारू गाय या बकरी जो कुछ भी है उनका सड़ी गोबर की खाद वो बनाएं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट का वो प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास जो रिफ्यूज़ हैं उनका उसको सड़ा गला के रिफ्यूज़ बना उसका कंपोस्ट के रूप में। केचुआ खाद आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, केचुआ खाद किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हरी खाद, हाँ, जैसे ढैचा हो गया, सेसबिनिया हो गया, इन सबों का हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इनका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं हरी खाद का। खासकर हम लोग ये पाए हैं कि धान की फसल में अगर हरी खाद ढैंचा को हम उगा लेते हैं और ढैंचा में 250 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमको कोई भी पदार्थ नहीं डालना होता है, उस पे ही हम एक अच्छी धान की फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र जो जैव उर्वरक है उनकी तरह तरह की किस्में हैं। अगर वो किसान भाई जितने भी दलहनी फसलें लगा रहे हैं उनके लिए वो राइजोबियम से उसका उपचारित कर सकते हैं। साथ में अगर दूसरे अनाज वाली फसलें लगा रहे हैं तो उसके लिए एस्टोबैक्टर ये कुछ हैं जो स्पाइलम, इन सबों से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है ना जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैम है उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इन सब बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके भी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। अब डॉक्टर साहब आपने बताया कि केचुआ खाद, तो केचुआ खाद तो बाजार में उपलब्ध हैं ही, अगर जो किसान भाई हमारे घर में बनाना चाहते हैं तो वो किस विधि द्वारा बनाते? किसान भाई जो केचुआ खाद अगर बनाना चाहते हैं तो केचुआ खाद के लिए उनको चाहिए कि अपने यहाँ पे एक पिट टाइप स्ट्रक्चर बना लें। हाँ, उसकी चौड़ाई कम से कम 1 मीटर लंबी हो और गहराई 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो और लंबाई वो उसकी सुविधा अनुसार अपने ले सकते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर तक, 5 से 7 मीटर तक। और उसमें वो गोबर की खाद और जो भी उनका पौधों के अवशेष मिल रहे हैं उनको उसमें वो डाल सकते हैं। और डालते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि नीचे की तलहटी में और ऊपर हमेशा गोबर की खाद रहे। जब वो पूरा पिट भर जाता है तो उसमें वो केचुआ उसमें केचुआ डाल सकते हैं। केचुआ डालने के बाद हमेशा उनको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हल्की नमी हमेशा बनाए रखें। डायरेक्ट उसके ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी न पड़े, क्योंकि अगर नमी की कमी होगी तो केचुआ नमी की तलाश में नीचे चला जाएगा और ऊपर का आपका जो मटेरियल रहेगा उसको किसान केचुआ नहीं खाएगा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए हल्की नमी हमेशा बनाए रखें। ज़्यादा पानी भी उसमें नहीं डालना है ना। इसके लिए किसान भाई को चाहिए जो वो पिट बना रहे हैं उसमें नीचे के साइड में एक छेद ऐसा रखें कि अगर अधिक नमी हो तो उसमें से पानी बाहर निकल जाए, ताकि केवल हल्की नमी रहे तो ताकि सारे केचुए उसमें जिंदा रह सकें। और किसान भाई करीब 2 से ढाई महीने में अगर केचुआ डाल दे रहे हैं उसके बाद 2 से ढाई महीने में
पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। बात कर रहे तो ऐसे में हमारे किसान भाई को क्या फ़ायदे होते हैं रासायनिक की अपेक्षा? सो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा विस्तृत हो जाता है। किसान भाई जो जैविक विधि द्वारा उत्पादन कर रहे हैं, किसान भाई उसमें ये पाया गया है कि मृदा उत्पादकता जो कम होती चली जा रही है, जिसके कारण किसान भाई कम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जैविक विधि द्वारा अगर उत्पादन कर रहे हैं तो धीमे धीमे मृदा उत्पादकता बढ़ती है। हम लोग यहाँ पे रिसर्च एक्सपेरिमेंट द्वारा पाए हैं कि शुरुआती दिनों में भले ही 2 साल 3 साल तक रासायनिक विधि से उत्पादन अधिक प्राप्त किए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में जैसे 5 साल के बाद जैविक विधि द्वारा ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक से बहुत ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर रहे हैं। खासकर आलू जैसी फसलें अगर रबी में लगा रहे हैं, जो ज़मीन में बैठने वाली फसलें हैं, उनमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई प्राप्त करेंगे। धान में भी जो लगाते हैं खरीफ के मौसम में, चूँकि जो हम गोबर और ये सब सारे चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, वो पानी लगने के कारण जल्दी सड़ जाता है, और तो इस कारण से उसमें धान की फसल में भी किसान भाई अगर जैविक विधि द्वारा कर रहे हैं तो रासायनिक विधि से ज़्यादा उत्पादन वो 3 से 4 साल के बाद वो प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाई कहली ने कि कितना बढ़िया जानकारी रहे कि जैविक विधि से हमारे मन अगर खेती करत थी तो चारों चगुर्दी हमारे मन की कर से फायदा है। बिल्कुल, और नई नई पद्धति आती जा रही है, तो उसका उपयोग भी अगर किसान भाई करते हैं तो जीवन में खुशहाली ऐसे ही आ जाएगी। एकदम सही कहा जी। तो भाई हमारे मन तमाम तरह कर जानकारी कर ली और जानकारी से भरल पूरल हमारे मन का कार्यक्रम भी रहेला, लेकिन अब हमारे मन के जाए कर समय होते हैं। जी हाँ, यानी आप बोल रहे हैं कि हम पता बता दें? एकदम बता दो भाई। तो चलिए लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो आशा करेला किसान भाई रोमन की तमाम तरह का जानकारी रोमन कर बहुत फायदा पहुंचाई। बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा, और फायदा हम यूं ही पहुंचाते भी रहेंगे, क्योंकि अगले अंक में हम कुछ और नई नई बातें लेकर उपस्थित होंगे। एकदम हमारे मन हमारे भौजी और हम रोमन कर जतरू भाई हमारे मन जरूर से जरूर दोसर कार्यक्रम में भेंट हुई हमारे मन कर। अब तब तक ले हमारे मन की विदा दो। जोहार।